नमस्कार, शाम के 7 बजने को है और वक्त हो चला है आपके सबसे फेवरेट शो म्हारो राजस्थान का। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। चलिए सबसे पहले आपको यह बता देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 सबसे बड़ी और सबसे अहम खबरें होने वाली हैं। तो खबर नंबर 1 आपको बताएंगे गहलोत की खरी खरी। खबर नंबर 2 होगी बीजेपी का मिशन ओबीसी। खबर नंबर 3 आपको दिखाएंगे गहराया बिजली संकट। खबर नंबर 4 होगी आक्रोश और तालाबंदी। खबर नंबर 5 आपको बताएंगे गिरफ्त में 007 गैंग। इसके साथ ही खबर लंपी लाइलाज को लेकर और इसके साथ ही नजर रहेगी हमारी खबर सास बहू की ताल दादा पोते का धमाल पर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बिजली संकट पर सरकार गंभीर हो गई है। सीएस ने ऊर्जा विभाग की बैठक बुलाई है। अधिकारियों से हालात का फीडबैक लिया है। अघोषित बिजली कटौती का भी फीडबैक लिया गया है और जल्द से जल्द बिजली उत्पादन शुरू करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। ऊर्जा विभाग से छबड़ा सूरतगढ़ बिजली इकाई बंद होने के कारण बिजली की आपूर्ति ठप हो गई है और इसी को लेकर सरकार ने गंभीरता दिखाई है और जल्द से जल्द बिजली के उत्पादन करने के आदेश दिए हैं। बिजली संकट आज पूरे प्रदेश में देखने को मिला। प्रदेश अंधेरे में रहा और दोबारा से प्रदेश को उजाले में लाने के लिए इस वक्त सरकार गंभीर हो गई है। और लवली सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। लवली, सरकार गंभीर हो गई है बिजली संकट को लेकर। सीएस की बैठक बुलाई गई है, क्या कुछ खास रहा इस बैठक में और क्या लगता है कब तक बिजली का उत्पादन शुरू हो पाएगा? देखिए, बिल्कुल सीएस ने तमाम बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाया है, उनसे बातचीत की है और न्यूज 18 पर जो लगातार खबरें प्रसारित की जा रही थी उन पर संज्ञान लेते हुए इस बात की जानकारी ली गई है कि आखिरकार बिजली संकट को लेकर के क्या कामकाज बिजली विभाग के अधिकारी कर रहे हैं, क्या प्लान बी हमारे पास में तैयार है, क्या प्लान बी पर क्या कोई हमने काम करना शुरू किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी सीएस की बैठक के तुरंत बाद में एक राहत की खबर, सबसे बड़ी खबर यह आई है कि छबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर की जो एक यूनिट है 660 मेगावाट की, वो इस वक्त सिंक्रोनाइज हो चुकी है। अगले 2 से 3 घंटे के अंदर जो है वहां पर विद्युत उत्पादन जो है सुचारू रूप से मिलना, हमें जो पूरी जोर शोर से जो बिजली मिलना है वो शुरू हो जाएगी। ये कह सकते हैं कि राजस्थान में जो करीब 1500 से 2000 मेगावाट की जो किल्लत इस वक्त चल रही है उसमें एक 660 मेगावाट की आंशिक राहत राजस्थान को मिली है। जो हमारी डिमांड है राजस्थान की वो करीब 15000 मेगावाट के आसपास है। हमारे पास सप्लाई आ रही है इस वक्त 12000 मेगावाट के आसपास। करीब 2 से 3000 मेगावाट का जो डिफरेंस आ रहा है, जिसके चलते उद्योगों के अंदर, ग्रामीण इलाकों के अंदर आज अघोषित कटौती की गई है। प्रदेश के अलग अलग हमारे संवाददाताओं से जो खबर हमें मिली है वो यही है कि अलग अलग जिला मुख्यालयों पर, अलग अलग ग्रामीण इलाकों में 3 से 4 घंटे की कटौती जो है अघोषित कटौती वो यहां पर की गई है। इस पूरी कटौती के दौरान ऊर्जा विकास निगम की जो प्लानिंग होनी चाहिए वो यहां पर फेल होती भी नजर आ रही है। ऊर्जा विकास निगम की ओर से जो प्लानिंग की जानी चाहिए थी ऊर्जा संकट को लेकर के, मान लीजिए अगर कोई आपदा आती है, किसी प्रकार से भी बिजली की सप्लाई प्रभावित होती है, तो ऊर्जा विकास निगम की ओर से जो काम किया जाना चाहिए था, जो प्लान तैयार होना चाहिए था, एक्शन प्लान, वो तैयार नहीं मिला है। आप देखिए ऊर्जा विकास निगम की लापरवाही की 24 तारीख की देर शाम को पूरे राजस्थान में कटौती बंद करने के आदेश होते हैं और 27 तारीख को अचानक जब तकनीकी कारणों से एक एक करके ये 8 इकाइयां जब बंद होती है तो हमारे पास में कोई प्लान बी नहीं होता केवल कटौती के अलावा। तो ऐसे में सबसे बड़े संकट की बात यह है, सबसे बड़ी राहत की बात संकट के बीच में यह आई है कि छबड़ा की एक इकाई जरूर चालू हुई है। जो इंजीनियर्स बता रहे हैं हमारे सोर्सेज को, उनका यह कहना है कि कल बाकी की यूनिट जो है 2 से 3 यूनिट और कल जो है वो चालू हो सकती है। प्रारंभिक रूप से जो अपडेट बैठक से हमें मिला है, जो जानकारी हमें बैठक से मिली है। लवली, आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एनसीआरबी के रेप के आंकड़ों पर हमला झेल रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विपक्ष पर कड़ा पलटवार किया है। राजस्थान पुलिस अकादमी में मीडिया से मुखातिब होते हुए गहलोत ने कहा कि विपक्ष के नेता सिर्फ आंकड़ों को देखते हुए आरोप लगा रहे हैं, जबकि विपक्ष को ईमानदारी से सच्चाई बतानी चाहिए और उन्हें सिर्फ प्रकरण दर्ज होना और अपराध कारित होने का फर्क समझना चाहिए। क्या बीती होगी, चाहे रेप हो गया बाद में बड़ा एक्सीडेंट हुआ, तो ये इस प्रकार की सीबीआई कह दिया, हमने भी सीबीआई ने कर लिया। कहने का मतलब ये कि विपक्ष को भी अपनी जिम्मेवारी निभानी चाहिए, सच्चे के आधार निभाएं। हम कुछ चाहेंगे विपक्ष धरना दे, प्रदर्शन करे, कुछ भी करे, विपक्ष अपनी भूमिका निभाए, हम अपनी भूमिका निभाएंगे। रेप के आंकड़ों पर हमलावर विपक्ष का सामना करने के लिए सूबे के मुखिया सिर्फ सिपह सालारों के भरोसे नहीं है, बल्कि खुद भी कमान संभाल रखी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य पुलिस की पीठ थपथपाते हुए शुक्रवार को उसके काम की सराहना की और कहा कि राज्य में अपराध दूसरे राज्यों की तुलना में बहुत कम है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो राज्य में अपराध और दुष्कर्म के मामले बढ़ने की अफवाहें फैलाते हैं। माहौल बदल रहा, थानों के अंदर भी कंपल्सरी एफआईआर करना बहुत क्रांतिकारी निर्णय है। अब एक बार तो उसका एफआईआर लॉन्च करनी पड़ती है, तो उसके अकॉर्डिंग टू उसको एक्ट करना पड़ता है। उसके बाद में उसके सीओ है या एडिशनल एसपी या एसपी है, वो पूरा ट्रैकिंग कर सकता है। ये क्रांतिकारी कदम देश के हर राज्य में होने चाहिए। आप किसी को मना नहीं कर सकते हो, एफआईआर के स्टेज पे आप मना नहीं कर सकते हो। हमने जो सरकार बनते ही फैसला किया, तब भी मैंने कह दिया था कि इससे नंबर बढ़ेंगे, परंतु हर आदमी को जिंदगी में लगेगा भाई मैंने कम से कम अपनी बात जाके थाने में लिखा दी है। पहले वो लिखा नहीं पाता था, तो जिंदगी भर उसको अफसोस होता था कि मेरे साथ अन्याय हुआ, मेरे बच्चों के साथ, बच्चे के साथ अन्याय हुआ, और ऐसी स्थिति देश के अंदर कि मैं अपनी बात भी पुलिस को न्याय जाके नहीं कह सकता। सीएम गहलोत ने थानों में प्राथमिकी दर्ज करना अनिवार्य करने की राज्य सरकार के फैसले को क्रांतिकारी कदम बताते हुए कहा कि हमारे कई नेता ये बात समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार बनते ही मैंने कह दिया था कि इससे नंबर तो बढ़ेंगे, लेकिन हर आदमी को जिंदगी में कम से कम ये तसल्ली तो रहेगी ही कि उसने अपनी बात थाने में जाकर लिखा दी। महिला अत्याचार से जुड़े झूठे मामलों का जिक्र करते हुए गहलोत ने कहा कि महिलाओं से अपराध के आधे से ज्यादा यानी 56% मामले तो झूठे होते हैं। उन्होंने कहा कि झूठे मामले दर्ज करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। क्राइम कंट्रोल है यहाँ पर फिर भी रेप की घटना कौन करता है? बाहर विदेशी आता है क्या? अधिकांश घटनाएं करते हैं उस लड़की के कुछ रिलेटिव करते हैं, जान पहचान वाले करते हैं, परिवार के मिलने वाले होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वही करते हैं अधिकांश जगह। नंबर 3, आधा 56% जो क्राइम है वुमेन के ऊपर, वो तो झूठे आंकड़े आते हैं, झूठे मुकदमे दर्ज हुए हैं, और हमने उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरा ये मानना है कि जब जिस राज्य में महिलाओं के उत्पीड़न को प्राथमिकता के साथ उसके निवारण, निस्तारण और उसको प्रतिकार राशि उपलब्ध करवाने की बहुत कवायद हो बड़ी, और जिसमें एसपी को नोडल एजेंसी बना दिया गया कि एफआईआर अगर थाने में दर्ज नहीं हो तो एसपी को दर्ज करनी पड़ेगी, तो वह महिलाओं के जो प्रताड़ना के शिकार होती है उनके हौसले बढ़े, उन्होंने जाकर के और हिम्मत उनकी बढ़ी, इनफैक्ट कहना चाहिए। रेप के आंकड़ों पर कांग्रेस भले ही राजस्थान पुलिस की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन विपक्ष खासा हमलावर है। अब राजस्थान को ग्रहण लगा है, नजर लगी है, कानून व्यवस्था को 8 लाख मुकदमे अपने आप में इसकी बानगी करते हैं। उस पर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने उसको पुख्ता करते हुए जिस तरीके से महिला अपराधों का जो आंकड़ा बताया है वो राजस्थान के लिए शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। 6337 प्रतिवर्ष ये होने वाला रेप, जिसमें लगभग अनुपात है 17 बलात्कार प्रतिदिन, लेकिन उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान के गृह मंत्री का, मुख्यमंत्री का वो शर्मनाक बयान जिसमें उन्होंने कहा है कि 56% मसले झूठे हैं। राजस्थान का मैं कहूंगी कि दुर्भाग्य ही है कि राजस्थान के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बलात्कार को लेके, रेप को लेके किस प्रकार का बयान देते हैं। मुझे लगता है ये बहुत ही मजाकिया बयान है कि हम लोग केस ज्यादा दर्ज करते हैं, इसलिए राजस्थान रेप में, बलात्कार में नंबर 1 आया है।
आपके FIR दर्ज करने से बलात्कार की संख्या बढ़ती है, तो मेरा आपसे आग्रह है कि ऐसे FIR को शीघ्र बंद कर दीजिए। ये झूठे ढकोसले करने के बजाय राजस्थान की बेटियों के लिए कुछ कीजिए, वरना राजस्थान की बेटियां आपको कभी माफ नहीं करेगी। गौरतलब है कि सीएम गहलोत का यह बयान ऐसे समय में आया है जब NCRB की एक ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते साल 2021 में देश में बलात्कार के सबसे ज्यादा मामले राजस्थान में दर्ज किए गए और इनकी संख्या पूर्व वर्ष यानी 2020 की तुलना में 19% से ज्यादा बढ़ी। इसके अनुसार महिलाओं के खिलाफ समग्र अपराध में उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान दूसरे नंबर पर है, जबकि बलात्कार के दर्ज मामलों में ये देश में पहले स्थान पर बना हुआ है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने सीएम गहलोत के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने सड़कों की खराब स्थिति के लिए अधिकारियों की ठेकेदारों के साथ पार्टनरशिप के आरोप लगाए थे। पूनिया ने कहा कि अपनी नाकामी का दोष गहलोत सरकार प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी पर डाल रही है। ब्यूरोक्रेसी को यह समझ में आ गया है कि यह सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है, लिहाजा उन्होंने सरकार के दबाव में अनैतिक काम करना बंद कर दिया है, तो उन्हें इस तरह आरोपित घोषित किया जा रहा है। कांग्रेस के लोगों की ये पीड़ाबाजी भी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से नौकरशाही पे अनैतिक दबाव देके और उनको इतना दबाव में लिया कि वो ठीक तरीके से डिलीवरी नहीं कर पाए। यही कारण है कि नौकरशाही का और राजनीति का अच्छा समन्वय नहीं होना ये राजस्थान के लिए भी अच्छा संकेत नहीं था, लेकिन आज यदि उनको ये समझ में आती है तो राजस्थान के हक में ही है। तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने सीएम गहलोत पर जमकर निशाना साधा। तिवाड़ी ने कहा कि प्रदेश में विकास ठप हो चुका है और जैसे मकड़ी जाले में फंसती है वैसे सीएम खुद अपने जाल में फंस गए हैं। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली जाने के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। गहलोत सिर्फ विधायकों को संतुष्ट करने में लगे हैं और इस वजह से प्रदेश में ट्रांसफर पोस्टिंग में भ्रष्टाचार तक हो रहा है। अपने बनाए हुए जाले में खुद फंस जाती है, उसी प्रकार गहलोत साहब अपने बनाए हुए जाले में खुद फंस गए। अब उसके बाहर नहीं निकल सकते, इसलिए वो न कोई दिल्ली जा सकते न कोई जयपुर में। वो केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए और MLAs को संतुष्ट करने का काम करते हैं। इस कारण से सारे ट्रांसफर पोस्टिंग होते हैं, करप्शन होता है और सारी विकास की धाराएं रुक जाती हैं। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ओबीसी को अपने पक्ष में करने में जुटी है। पार्टी जोधपुर में ओबीसी सम्मेलन करने जा रही है जिसमें जेपी नड्डा और अमित शाह शिरकत करेंगे। प्रदेश में ओबीसी पर बीजेपी की नजर, रूपरेखा बनाने पहुंचे रणनीतिकार, नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार, मुख्यमंत्री के गृह जिले से मुहिम का आगाज। जीत की संभावना उसी की अधिक मानी जाती है जो निरंतर जुटा रहता है। और बीजेपी इस बात को बखूबी समझती है, तभी यूपी और गुजरात की तरह राजस्थान में भी डबल इंजन की सरकार बनाने की तैयारी में जुट चुकी है। जी हां, 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पटखनी देकर सत्ता में वापसी के संकल्प को साकार करने में जुट चुकी है। एक तरफ प्रदेश भर में बीजेपी कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस सरकार की घेरेबंदी कर रही है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को उनके ही गढ़ जोधपुर में घेरने की तैयारी में जुट चुकी है। जोधपुर में 8 से 10 सितंबर को ओबीसी मोर्चे की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समापन सत्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के भी कार्य समिति को संबोधित करने की संभावना है। मोदी जी सरकार का विकास और जो गरीब के हित के लिए, पिछड़ा वर्ग के हित के लिए जो भी कल्याणकारी योजना है वो लोगों को पहुंचाने के लिए एक आगामी कार्यक्रम भी हम रचना करेंगे और एक रणनीति बनाएंगे। पिछड़ा वर्ग समर्थन से है, गैर बीजेपी सरकार
जो राज्यों में वहाँ भारतीय जनता पार्टी सरकार लाने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में उन राज्यों में भी डबल इंजन सरकार लाने का बड़ी भूमिका ओबीसी मोर्चा निभाएंगे। जोधपुर संभाग के बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित करेगी, जिसमें बीजेपी के जोधपुर संभाग के 6 जिलों जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही के करीब 20,000 बूथ अध्यक्ष शामिल होंगे। यहाँ बीजेपी नेता मोदी राज में ओबीसी जातियों को मिली सौगातों की जानकारी देंगे, उन्हें पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित करेंगे। इसके पहले एक दंतहीन पिछड़ा वर्ग आयोग था, अभी आरक्षण ठीक ढंग से अमल होने के लिए ये संवैधानिक दर्जा देने से पिछड़ा वर्ग को आज लाभ हो रहा है। इतना ही नहीं, जहां बीजेपी गैर शासित राज्यों में सरकार है, ये मोदी जी के जन कल्याणकारी योजना हम जन जन तक पहुंचाने के लिए गांव-गांव जाएंगे और घर-घर जाएंगे। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। अब बीजेपी की इस कवायद का गणित समझिए। ओबीसी राजस्थान में सबसे बड़ा वोट बैंक है। करीब 53% आबादी ओबीसी की है। राज्य की विधानसभा में 60 से ज्यादा विधायक ओबीसी से ही चुनकर आते हैं। ओबीसी वोट बैंक अगर एकजुट हो जाए तो ये किसी भी पार्टी की सरकार बना सकता है और किसी भी दल को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा सकता है। यही वजह है कि बीजेपी ने ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए नए सिरे से एक्शन प्लान तैयार किया है और सूबे में इसका आगाज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर से करने जा रहे हैं। बीजेपी भलीभांति जानती है कि ओबीसी की जातियों का साथ मिले बगैर उसकी सत्ता में वापसी आसान नहीं है। लिहाजा मारवाड़ के एक कोने में किसान सम्मेलन हो रहा है तो दूसरी तरफ राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक। ओबीसी पर पार्टी का पूरा फोकस है और अब बड़ी जातियों के साथ साथ छोटी जातियों को भी साथ लेने की पूरी तैयारी है ताकि पार्टी की सत्ता में वापसी के रास्ते मुश्किल ना हो। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है जहां पर युवक को सर कलम की धमकी मिली है। धर्म परिवर्तन के लिए युवक को ये धमकी दी गई। युवक के मकान में ये धमकी भरा पत्र मिला है। धमकी के बाद युवक और उसका पूरा परिवार दहशत में है। सुभाष नगर पुलिस ने सुरक्षा मुहैया करा दी है। मामला दर्ज कर पुलिस ने मामले पर जांच भी शुरू कर दी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी राहुल कौशिक किसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, ये प्रदेश में हो क्या रहा है? एक बार फिर से सर कलम की धमकी मिली है, क्या है पूरा मामला? पहले भी सर कलम की धमकी मिल चुकी है और लगातार धमकियां मिलती रही है। इसी में आज सुभाष नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। सुभाष नगर में रहने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि बाहर रहते हैं और अपने पिता की तबीयत खराब होने के कारण भिलवाड़ा आए हुए हैं। पुणे में जॉब करते हैं ये एक बैंक के अंदर, और जब वो यहाँ आए तो उनके घर के पोर्च में जो बाहर का बरामदा होता है वहां पे एक खत मिला, जिस खत में उनको धर्म बदलने की लिए कहा गया और अगर उन्होंने धर्म नहीं बदला और ये बात नहीं मानी तो उनका सर कलम कर दिया जाएगा। वह इतना भयभीत हो चुका था कि वह घर से बाहर भी नहीं निकला और उसके बाद वो सुभाष नगर थाना पहुंचा और जो सुभाष नगर के थाने के एसएचओ नंदलाल रेड़वा, वहां पे उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई है और वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए नंदलाल रेड़वा ने एक्शन लेते हुए उसको प्रोटेक्शन भी दी है। पुलिस प्रोटेक्शन उसके घर के बाहर लगा दी गई है और वहीं नंदलाल रेड़वा इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ठीक है राहुल, अच्छी बात है कि पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी है, लेकिन अभी ये कार्रवाई कहां तक पहुंची है? पुलिस का कहना है जांच की जा रही है, जांच कहां तक पहुंच पाई है अभी? जी, जो हमारी लेटेस्ट अपडेट जो हमारे पास नंदलाल रेड़वा से आया था उन्होंने यही कहा था कि हम जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई करेंगे और हमारी जांच एक आगे बढ़ रही है इस मामले में और जल्द से जल्द इसका खुलासा कर दिया जाएगा। राहुल, क्या पीड़ित ने किसी पर अंदेशा जताया है कि कौन हो सकता है इसके पीछे?
जी, पीड़ित एक तरीके से बाहर रहता है, तो वो इस पूरे जब ये प्रकरण उसके सामने आया, जिस प्रकार की उसको धमकी मिली, उससे बिल्कुल अनभिज्ञ रहा, तो पूरी तरह भयभीत है, उसका परिवार पूरी तरह भयभीत है, तो वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, पुलिस ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा वो भी दर्शकों को सुना देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। का व्यक्ति है जो सुभाष नगर थाना सर्किल में रहता है, उसने कल थाने पे उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि मुझे मेरे घर के पोर्च में एक पत्र मिला जिसमें धमकी दी गई कि आप धर्म परिवर्तन कर लो, आपको पैसे दिए जाएंगे, प्रलोभन दिया गया, धर्म परिवर्तन नहीं करने पर सर कलम करने की धमकी दी गई, जिस पे प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, उसमें अनुसंधान किया जा रहा है। जिस व्यक्ति ने पत्र लिखा है उसको तुरंत ही गिरफ्तार किया जाकर प्रकरण में अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा। उसको हमारे द्वारा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है और वो हम निरंतर सुरक्षा घेरे में। और रुक कर लेते हैं इस बीच आ रही एक और बड़ी खबर का। रीट लेवल 1 सामान्य शिक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रीट लेवल 1 को लेकर। रीट लेवल 1 सामान्य शिक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। संस्कृत विभाग का भी परिणाम जारी कर दिया गया है।